गुड इवनिंग बच्चों। आइए आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को देखते हैं और यह आपका 13वां क्लोज टेस्ट है, 13th क्लोज टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 12 क्लोज टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले भी कई बार आपको बतला चुके हैं कि जब भी कोई क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जाता है और जब भी आप किसी क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना, एक बात पहले ध्यान दीजिए। देखिए क्लोज टेस्ट आप तभी सीख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आप क्लोज टेस्ट कभी नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत आपको क्या करना चाहिए, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए, ठीक है ना। कोई स्टोरी पढ़िए, इंग्लिश स्टोरी पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है ना। सबसे बेहतर चीज़ है कोई इंग्लिश का स्टोरी पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर तो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया। आप क्या कीजिए कि कोई इंग्लिश का स्टोरी पढ़िए, छोटा छोटा स्टोरी पढ़िए। इससे क्या होगा कि रीडिंग हैबिट आपका डेवलप होगा और रीडिंग हैबिट डेवलप होने के बाद ही आपका क्लोज टेस्ट में सुधार आ पाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत डालिए, पहली बात। दूसरी बात, क्लोज टेस्ट के लिए आपको थॉरोली इंग्लिश का नॉलेज चाहिए, ग्रामर पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्लोज टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो एक बार क्लोज टेस्ट को क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अभी आपको बतलाएंगे। तो आज हम लोग ये क्लोज टेस्ट को, इस क्लोज टेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना। ये आपका 13वां क्लोज टेस्ट है, ठीक है ना। इससे पहले 12 क्लोज टेस्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपको पहले भी कई बार बतला चुके हैं कि जब भी आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना चाहिए, थॉरोली पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में है, इस क्लोज टेस्ट में क्या कहा जा रहा है। जो जिस बारे में क्लोज टेस्ट होता है मैक्सिमम ऑप्शन भी उसी के बारे में होता है। इससे आपको जब आप क्लोज टेस्ट को पढ़िएगा तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये क्लोज टेस्ट किस टेंस में लिखा हुआ है। जनरली प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में लिखा हुआ होता है। तो अगर कोई क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो भी मिलेगा वो आपको पास्ट टेंस वाला मिलेगा, और अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में क्लोज टेस्ट है तो मैक्सिमम ऑप्शन भी आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्लोज टेस्ट को देखते हैं। हम लोग जो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं वो पूरे डिटेल में सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है केवल आंसर को डिस्कस करते हैं, नहीं, आंसर तो डिस्कस करते ही है, साथ में बाकी तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हुआ हम लोग इस बात को भी डिस्कस करते हैं। यानी कि ये आंसर हुआ लेकिन बाकी तीनों आंसर क्यों नहीं हुआ, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सबको डिटेल वे में डिस्कस करते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर मिल सके, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग इस क्लोज टेस्ट को देखते हैं। पहले एक बार आप क्या कीजिएगा कि इस क्लोज टेस्ट को आप एक बार खुद से बनाकर देख लीजिए। एक बार आप खुद से इसको बनाइए और उसके बाद जब हम डिस्कशन कराएंगे तब आप देखिएगा आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप इसको खुद से एक अटेम्प्ट आप ले लीजिए, एक बार देख लीजिए। बस 5 सेकेंड का समय आपको देते हैं। एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप पूरे क्लोज टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो उम्मीद है आपने क्लोज टेस्ट को देख लिया होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार कह रहे हैं, क्लोज टेस्ट को जब भी डिस्कस कीजिए तो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये आपका क्लोज टेस्ट है, पहला है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हैप्पी इज द मैन हु डैश द हैबिट ऑफ रीडिंग। ये देखिए ये रीडिंग के बारे में है। हम लोग को पढ़ने की जो आदत है, कुछ लोगों को पढ़ने की आदत होती है, कहीं भी जाता है, चाहे वो बस में जाए, ट्रेन में जाए, प्लेन में जाए, कहीं भी जाता है, देखिएगा कुछ लोग पढ़ते रहते हैं। खाली समय मिला नहीं कि वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पढ़ने की आदत होती है, ठीक है ना। ये उसी बारे में कहा जा रहा है, ये क्लोज टेस्ट उसी के बारे में है कि जिसको पढ़ने की आदत होती है उससे उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। और यह अगर पढ़ने की आदत आपकी नहीं है तब आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसी बारे में ये क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है हैप्पी इज द मैन। सबसे पहले एक बात समझिए, एक बात, ये जो हैप्पी लिखा हुआ देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये जो हैप्पी लिखा हुआ है ये सेंटेंस का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेकिन आप एक चीज जानते हैं,
आप एक चीज जानते हैं कि हैप्पी जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। हैप्पी क्या होता है? जैसे कहते हैं आई एम हैप्पी, राम इज हैप्पी, सीता इज हैप्पी। तो हैप्पी का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना दिया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का हर वर्ड, दुनिया में इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं बाय डिफॉल्ट एक नाउन होता है, आप उसको नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। दुनिया का हर वर्ड, हैप्पी का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि किसी की क्वालिटी को बतलाया जा रहा है, नहीं है, ठीक है ना। दुनिया का हर वर्ड बाय डिफॉल्ट एक नाउन होता है, तो यहाँ पर हैप्पी को नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि हैप्पी इज द मैन, कह रहा है कि वह आदमी खुश है, वैसा आदमी खुश है, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। और आप एक चीज जानते हैं कि अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन ये लिखा होता है, आपको ये पता है, अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु लिखा हुआ रहे, व्हिच लिखा हुआ रहे या दैट लिखा हुआ रहे, अगर ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी लिखा होता है तो इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। आप जानते हैं, ये सिंपल सी बात है कि इन तीनों रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको एक क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होता है। इसके पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपको जरूर मिलता है। इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन आपका एंटीसीडेंट होता है, और ये जो वर्ब होता है इसी एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। जैसा एंटीसीडेंट होता है वैसा ही वर्ब होता है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब देखिए, ये वाला आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये वाला देखिए ये एंटीसीडेंट हो गया। ये जो मैन लिखा हुआ है, ये मैन आपका यहाँ पर एंटीसीडेंट हो गया, और इसी एंटीसीडेंट के अनुसार यहाँ पर आपका वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, ये एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है, एंटीसीडेंट सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा, और सारा का सारा ऑप्शन सिंगुलर है। अगर किसी वर्ब में एस या यस लगा होता है तो वो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर वर्ब में एस या यस नहीं लगा हुआ है तब वो वर्ब आपका प्लूरल है, और अगर किसी V1 में एस या यस लगा है तब वो सिंगुलर। सारा का सारा वर्ब आपका सिंगुलर है, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। क्लियर है? देखिए, कह रहा है हैप्पी इज द मैन, कह रहा है कि वह आदमी खुश है, ठीक है ना। हु डैश द हैबिट ऑफ रीडिंग, जो पढ़ने की आदत को डैश करता है व्हेन ही इज यंग, कह रहा है कि जब वह युवा होता है, जब वह जवान होता है, तब वह पढ़ने की हैबिट को यदि डैश करता है तब वह क्या होता है? खुश होता है। तो अब बताइए, पढ़ने की हैबिट को क्या किया जाता है? अब हमको ये देखना है कि हैबिट को, अब देखिए हु आपका सब्जेक्ट हो गया, हैबिट ऑफ रीडिंग जो लिखा हुआ ये हैबिट ऑफ रीडिंग आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पर आपका क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट को क्या किया जाता है हमको सिर्फ ये पता लगा लेना है, हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। क्या आदत को कभी भी बाय किया जाता है? बाय मतलब होता है खरीदना। क्या आप आदत को खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। हैबिट को खरीदा नहीं जाता है, ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है ना। क्या हैबिट को टेक किया जाता है? नहीं, हैबिट को टेक भी नहीं किया जाता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। ओन्स जो होता है, ओन का अर्थ होता है मालिक होना, अभी बतला देंगे इसके बारे में डिटेल में। ओन का अर्थ होता है मालिक होना। क्या कोई भी आदमी हैबिट का मालिक बन सकता है? नहीं, हैबिट को एक्वायर्ड किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये ओन्स नहीं होगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्वायर्स। कह रहा है हैप्पी इज द मैन, वह आदमी खुश है, हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग, कह रहा है कि वह वैसा आदमी खुश होता है जो आदमी युवावस्था में पढ़ने की आदत को एक्वायर करता है, वो आदमी क्या होता है? खुश होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इन सारे ये जो वर्ब लिखा हुआ है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये ओन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, ओन आपका वर्ब है, समझिए अब इसको।
देखिए, ये जो ओन लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है पॉजेज, ओन का अर्थ होता है पॉजेज, और इसका अर्थ होता है अधिकार में होना या मालिक होना। जैसे दीज बुक्स आर माइन, आई ओन देम, कह रहा है कि ये किताबें मेरी है और मैं इसका क्या हूं, मालिक हूं। और एक बात अब ध्यान दीजिए, इसी ओन से बनता है ऑनर। हम लोग बोलते हैं ना लॉज ऑनर, लैंड ऑनर, बोलते हैं ना मकान मालिक जो बोलते हैं लॉज ऑनर, तो इसी ओन से बना है ऑनर। ये आपका वर्ब है और ये ऑनर आपका क्या है, नाउन है। वर्ब में जब हम लोग ईआर लगा देते हैं तब वो नाउन बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर भी वर्ब लिखा हुआ है और वर्ब में जब आप ईआर लगा देते हैं तब ये आपका नाउन बन जाता है, ये आपका नाउन बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं डांस, डांस का मतलब होता है नाचना, और जब इसमें हम लोग ई आर लगा दिए, ई पहले से लगा हुआ है तो आर लगाएंगे, और जब ये आपका डांसर बन गया, जब ये डांसर हो गया तो इसका अर्थ हो गया नाचने वाला। तो वर्ब में जब हम लोग ई आर लगाते हैं तब वो आपका नाउन बन जाता है। तो ओन जो होता है, ओन आपका वर्ब होता है और ओनर आपका नाउन होता है, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये एक जब ये वर्ब का काम करता है तब ये ऐसा वर्ब होता है, ये स्टेटिव वर्ब होता है। आप पढ़े होंगे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये ओन भी ऐसा वर्ब है जिसके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। ये स्टेटिव वर्ब है, ये पॉजेसिव वर्ब है, ये स्टेट को बतलाता है, पॉजेशन को बतलाता है, और इसके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। वही लिखा हुआ है, देखिए, ओन इज अ स्टेटिव वर्ब, वर्ब ing इज नॉट यूज्ड विद दिस वर्ब, इस वर्ब के साथ आप ing का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आई एम ऑनिंग दिस बुक, मैं इस किताब को ऑन कर रहा हूं, ये गलत हो गया, आई ओन दिस बुक, ठीक है ना। अब देखिए, एक फ्रेज बार बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ओन अप। ओन अप का अर्थ होता है अपनी गलती स्वीकार करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना, ओन अप। ओन अप टू डू समथिंग होता है, ओन अप, यहाँ पर एक्चुअली में डू छूट गया है, ओन अप टू डू समथिंग होता है, ठीक है ना। तो एडमिट और कन्फेस दैट वन इज टू ब्लेम फॉर समथिंग, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, अपनी गलती मान लेना। ओन अप एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है अपनी गलती मान लेना। बाय मतलब खरीदना होता है, बॉट बॉट। अक्वायर मतलब होता है गेन करना, प्राप्त करना, अर्जन करना, गेन बाय स्किल और एबिलिटी, ठीक है। तो क्या सीखा हमने यहाँ से, हमने यहाँ से ये सीखा कि ये ऐसा वर्ब होता है, ओन ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अब देखिए, कह रहा है कि ही हैज सिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब होता है प्राप्त करना, गेन करना, ठीक है ना। ये जो सिक्योर लिखा हुआ है, इस सिक्योर का अर्थ होता है गेन, प्राप्त करना, ठीक है ना। कह रहा है कि ही हैज सिक्योर्ड अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ डैश, कह रहा है कि वह आदमी जो पढ़ने की आदत को डालता है, इससे पहले क्या कह चुका है, कह रहा है कि जो आदमी पढ़ने की आदत को डालता है वह आदमी क्या होता है, हैप्पी होता है। और फिर उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ही हैज गेन्ड अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ डैश, कह रहा है कि उसको जीवन पर्यंत सोर्स मिल जाता है, डैश का सोर्स मिल जाता है। अब बताइए कि जिस आदमी को पढ़ने की आदत होती है उसको डैश का सोर्स मिलता है, इंस्ट्रक्शन का सोर्स मिलता है और इंस्पिरेशन का सोर्स मिलता है। इस इंस्पिरेशन, इंस्ट्रक्शन और डैश। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ एंड कंजंक्शन लिखा हुआ है, और आपको पता है कि एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा समान चीज को जोड़ेगा। एक साइड पॉजिटिव तो दूसरे साइड भी पॉजिटिव, एक साइड निगेटिव तो दूसरे साइड भी निगेटिव। तो देखिए, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, इंस्पिरेशन आपका पॉजिटिव वर्ड है, इंस्ट्रक्शन आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो यहां पर जो आएगा ये वर्ड भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन देखिए डिजेक्शन, डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा, ये निगेटिव वर्ड है। सैडनेस भी आपका अर्थ होता है निराशा या उदासी, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। तो ये दोनों तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ये दोनों आपका ऐसे ही गलत हो गया। यहां वैसे भी मीनिंग कह रहा है कि जिसको पढ़ने की आदत होती है वह लाइफ लॉन्ग सोर्स, किस चीज का सोर्स वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। ग्रहण का किस चीज का सोर्स होता है, तो देखिए प्लेजर का सोर्स होता है, उसको आनंद मिलता है, जीवन पर्यंत में उसको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। देखिए जब किसी को मन नहीं लगता है ना तो वो किताब पढ़ने लगता है और मन लगने लगता है उसको, ठीक है, तो उसको प्लेजर का सोर्स मिल जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लेजर। अब सारे मीनिंग को देखते हैं। देखिए, प्लेजर का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और एक फ्रेज होता है टेक प्लेजर इन डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने में कोई खुशी महसूस करना। सेटिस्फैक्शन का अर्थ होता है ग्रेटिफिकेशन, कंटेंटमेंट, ठीक है ना। सैडनेस, डिजेक्शन, ग्लूम, ग्रीफ, डिस्पोंडेंसी, ये सब होता है। इंस्पिरेशन मतलब होता है अंतःप्रेरणा। अब यहां देखिए, सो लॉन्ग एज, अब देखिए ये कंजंक्शन है,
यहां पर ये जो लिखा हुआ सो लॉन्ग एज, जब तक, इसका अर्थ होता है जब तक। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस है और यहां से फिर एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो यहां पर दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर कंजंक्शन है। अब देखिए कह रहा है कि सो लॉन्ग एज मतलब जब तक, जब तक ही हैज हिज बिलव्ड बुक, कह रहा है कि जब तक उसके पास उसका प्यारा किताब होता है, बिलव्ड का मतलब होता है प्यारा, कह रहा है कि जब तक किसी भी आदमी को, देखिए शुरू में क्या कहा गया कि वैसा आदमी बहुत खुश होता है जिसको पढ़ने की आदत होती है, ठीक है ना। और अगर उसको पढ़ने की आदत है तो उसको प्लेजर का सोर्स मिल जाता है, और जब तक उसके पास उसका प्यारा किताब होता है, ही नीड डैश फील लोनली। अब देखिए यहां पर फील, ये फील जो होता है ये आपका लिंकिंग वर्ब होता है, ध्यान दीजिए फील आपके लिंकिंग वर्ब होती है, और किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो ये देखिए यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, लोनली आपका एडजेक्टिव है। फिर से समझिएगा, फील आपका लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि जब तक उसके पास उसका प्यारा बुक है, उसे जरूरत, ही नीड डैश फील लोनली, उसे अकेला महसूस करने की जरूरत है या नहीं है, सिर्फ ये सोच लीजिए। अगर किसी के पास किताब है, कह रहा है कि अगर उसके पास उसका प्यारा किताब है तो उसको अकेला फील करने की जरूरत होती है या नहीं होती है। अब सोचने वाली बात, ये कॉमन सेंस है, तो वो कभी अकेला फील नहीं करेगा। अगर उसके पास किताब है तो उसको कभी भी अकेला फील करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर हमको एक निगेटिव मीनिंग चाहिए, यहां हमको निगेटिव मीनिंग चाहिए, और निगेटिव मीनिंग के लिए देखिए एक ही वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेवर लिखा हुआ है। उसे कभी भी अकेला फील करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब तक उसके पास उसका बुक होता है, उसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, क्या वो हमेशा अकेला महसूस करेगा? अगर उसके पास किताब है तो क्या वो अकेला महसूस करेगा हमेशा? नहीं। समटाइम्स मतलब कभी कभी, क्या वो कभी कभी अकेला महसूस करता है? और एवर का मतलब भी होता है प्रायः, हमेशा। तो क्या वो अकेला महसूस करेगा? नहीं। अगर उसके पास किताब है तो वह कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, नेवर। ही नीड नेवर फील एंग्री लोनली, उसे कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं होती है। कब नहीं होती है जरूरत? जब तक उसके पास उसका किताब होता है। अगर उसके पास किताब है तो वो कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, he always has a pleasant dash of leisure moment। प्लीजेंट, लीजर मोमेंट का अर्थ होता है फुर्सत का पल, फुर्सत का पल यानी आराम का पल, ठीक है। कह रहा है कि ही ऑलवेज हैज, उसके पास हमेशा होता है, प्लीजेंट डैश ऑफ लीजर मोमेंट, लीजर मोमेंट फुर्सत के क्षण का डैश होता है हमेशा। क्या होता है? तो देखिए इसका हिंट शुरू में दिया है, देखिए इसका हिंट आप देखिएगा यहां पर दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, ही हैज सिक्योर्ड अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ, देखिए यहां पर सोर्स लिखा हुआ है, तो उसके पास क्या होता है, फुर्सत के क्षण का क्या होता है, तो सोर्स होता है। He always has a pleasant source of leisure moment, फुर्सत के क्षण का उसके पास एक सोर्स होता है। वो किताब पढ़ रहा है, फुर्सत में है, किताब पढ़ना शुरू कर देता है, सोर्स होता है। ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है पेशा, क्या उसके पास पेशा होता है? नहीं। फुर्सत के क्षण का पेशा नहीं हो सकता है, फुर्सत के क्षण का आराम नहीं हो सकता है, और पोजेशन भी नहीं हो सकता है। फुर्सत के क्षण का उसके पास क्या होता है, सोर्स होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। किताब क्या है, सोर्स है। खाली समय आप है तो उस खाली के समय का अच्छा, प्लीजेंट मतलब आनंददायक सोर्स रहता है। खाली समय अगर आप है आपके पास तो किताब आपको आनंद देगा, आनंद का सोर्स होता है वो, ठीक है ना। सोर्स मतलब होता है ओरिजिन ऑफ समथिंग, ठीक है। ऑक्यूपेशन का अर्थ होता है प्रोफेशन, वर्क, करियर, लाइवलीहुड, जॉब, पेशा, व्यवसाय। पॉजेज मतलब ओन, हैव, कीप, ये सब होता है। रिलीफ मतलब आराम होता है। लीजर का अर्थ होता है आराम और फुर्सत। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ही इज द डैश ऑफ वेल्थ, कह रहा है वेल्थ मतलब होता है धन, वह धन का डैश होता है,
ठीक है ना। कौन होता है धन, ये देखिए हमेशा ही का यूज किया जा रहा है। ही मतलब क्या, शुरू में लिखा था वो आदमी जिसको पढ़ने की आदत होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। अगर उसको पढ़ने की आदत है तो उसके साथ ये सब होता है, ये सब होता है, ये सब होता है। और वही कह रहा है कि ही इज द डैश ऑफ वेल्थ, कह रहा है कि वह धन का डैश होता है। मोर प्रेसियस देन गोल्ड, वैसा धन जो कि सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। यहां पर एक्चुअली क्या है कि ये जो वेल्थ लिखा हुआ है यहां पर इट इज, ये अंडरस्टूड है, विच इज मोर प्रेसियस देन गोल्ड। ये इट इज आपका यहां पर क्या है, अंडरस्टूड है। रिलेटिव प्रोनाउन को अंडरस्टूड किया जाता है। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो, सॉरी इट इज नहीं, विच इज लिखा हुआ, ये हम इट इज लिखे हैं, विच इज, यहां पर आपका होगा विच इज, यहां पर आपका होगा विच इज, ठीक है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो आप चाहें तो उसको नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वह जो होता है वेल्थ का डैश होता है जो कि सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। तो अब बताइए वैसा धन जो कि सोने से भी महंगा होगा उसका वो आदमी क्या होगा, क्या उसका वो लूजर हो सकता है? लूजर तो कभी नहीं होगा। लूजर आपका क्या होगा, कभी नहीं हो सकता है। क्या वो उसका धन का मालिक होगा? मालिक एक चीज, एयर, इसको एयर पढ़ते हैं, एयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। क्या वो उत्तराधिकारी होगा? नहीं, उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। वो उस धन का क्या होगा, रखने वाला होगा, पॉजेजर होगा, यानी उसके पास किताब है तो वो किताब आपका उस सोने से भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो यहाँ मास्टर नहीं होगा, आपका क्या होगा, पॉजेजर। पॉजेज मतलब होता है रखना और पॉजेजर मतलब होता है रखने वाला। अभी बतलाएं कि अगर वर्ब में ईआर लग जाता है तो वो आपका नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर द लिखा हुआ था, द के बाद हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो ही इज द पॉजेजर ऑफ वेल्थ, वो उस वेल्थ का क्या होता है, पॉजेजर होता है, रखने वाला होता है। और ऐसा वेल्थ जो कि सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। तो यहां पर किताब को सोने से भी ज्यादा महंगा कहा गया है। और चूंकि उसके पास किताब है, शुरू में कहा जा रहा है कि उसके पास किताब है, तो अगर है तो वो उसको क्या कर रहा है, पॉजेज कर रहा है। क्लियर है। अब एक बात और समझिएगा, ये पॉजेज वर्ब के बारे में समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ऐसा पॉजेजर है, ये पॉजेज से बना है। ये पॉजेज वर्ब ऐसा पॉजेज वर्ब होता है कि आप इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। ये भी वही वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, पॉजेज के साथ भी आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लूज मतलब होता है खोना या हारना, लूजर मतलब हारने वाला। लूज आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है ढीला, माई शर्ट इज लूज। और लॉस आपका एक नाउन होता है, हानि या नुकसान। लूज वंस टेम्पर एक फ्रेज होता है, बार बार पूछा जाता है तो लिख दिए हैं, मतलब क्या होता है, अत्यधिक नाराज होना, ठीक है ना। ही लॉस्ट हिज टेम्पर व्हेन हिज सन मिसबिहेव्ड विथ हिम, बेटे के दुर्व्यवहार से वह अपना आपा खो बैठा। और एक लूज हर्ट होता है, ये ज्यादा पूछा जाता है, जो ज्यादा पूछा जाता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। बार बार एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। लूज हर्ट का अर्थ होता है हिम्मत हार जाना, हतोत्साहित हो जाना, ठीक है, ये होता है। इसको एयर पढ़ा जाता है, HEIR, इसको एयर पढ़ते, एयर नहीं पढ़ा जाता है, इसको एयर पढ़ा जाता है। र साइलेंट हो जाता है। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी होना, किसी भी चीज का वारिस या उत्तराधिकारी होना, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि डैश इंडीड इज द मैन हु डज नॉट रीड, कह रहा है कि वैसा इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में, वैसा आदमी वास्तव में डैश होता है जो कि पढ़ता नहीं है। समझिए शुरू में क्या कहा जा रहा है कि जो आदमी पढ़ता है वो क्या होता है, बहुत ही अमीर होता है। और जो आदमी पढ़ता नहीं है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि वास्तव में वैसा आदमी डैश होता है जो कि पढ़ता, हु डज नॉट रीड, जो कि पढ़ता नहीं है। अब बताइए अगर वो पढ़ता है तो वो अमीर हो गया, और अगर वो नहीं पढ़ता है तो क्या वो रिच होगा, क्या नहीं होगा, क्या वो लकी होगा, क्या नहीं। यहाँ आपको क्या चाहिए, एक निगेटिव मीनिंग चाहिए। जो आदमी पढ़ता नहीं है वह क्या होगा, पॉजिटिव चीज तो हो नहीं सकता है, वो क्या होगा, निगेटिव चीज ही होगा। तो अगर निगेटिव चीज होगा तो ये आपका पॉजिटिव है, ये गलत हो गया, लकी आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब बताइए जो आदमी नहीं पढ़ता है वो आदमी बैड होता है या पुअर होता है, दोनों हो सकता है। लेकिन एक बात आप खुद ही सोचिए, क्या जो आदमी नहीं पढ़ता है वो आदमी बैड हो जाएगा, क्या वो आदमी बुरा होता है। गांव देहात में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो नहीं पढ़ते, तो क्या वो लोग बुरे होते हैं,
नहीं, बुरे नहीं होते हैं। वो किसी चीज़ को मिस करते हैं, वो ज्ञान को, बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हैं। वो ज्ञान के मामले में क्या होते हैं? गरीब होते हैं, वो बुरे नहीं होते हैं। जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो बुरे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? नॉलेज के मामले में गरीब होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता है। और अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज के मामले में वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। बैड गलत हो गया, आपका पुअर हो जाएगा। कह रहा कि पुअर इंडीड इज द मैन, कह रहा कि वास्तव में वह आदमी गरीब होता है, हु डज नॉट रीड, जो कि पढ़ता नहीं है, एंड डैश इज हिज लाइफ, और उसका लाइफ डैश है। अब बताइए, अगर वो गरीब है तो उसका लाइफ क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्या उसका लाइफ फुल होगा? बिल्कुल गलत हो गया, फुल नहीं हो सकता। क्या उसका लाइफ डीप हो जाएगा? नहीं, उसका लाइफ क्या होता है? खाली होता है। और खाली का अंग्रेजी क्या होता है? एम्प्टी होता है। ठीक है ना? वैक्यूम मतलब भी खाली होता है, लेकिन लाइफ के जबकि खालीपन की बात होती है तो वहां पर हम लोग एम्प्टी का ही यूज करते हैं, वैक्यूम का यूज करते हैं। कोई बंद जगह है और वो जब खाली होता है तब उसके लिए हम लोग वैक्यूम का यूज करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, वैक्यूम का स्पेलिंग देख लीजिए, ये कई बार एग्जाम में स्पेलिंग चेक में पूछा है, और आपको वहां क्या लिखा हुआ रहता है? आपको ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, VACCUM, ऐसे करके लिखा हुआ मिलता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, वैक्यूम का ये होता है, VACWUM होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग को पता होगा, जब सेट बनाते होंगे तो आप लोग को मिलता होगा, इस तरह से क्वेश्चन करके देता है। ठीक है ना? तो सही आंसर आपका क्या है? ये लिखा हुआ है। ठीक है? तो कह रहा है कि इंडीड, कह रहा है कि पुअर इंडीड इज द मैन, कह रहा है कि वास्तव में वह आदमी गरीब होता है और उसका लाइफ क्या होता है? एम्प्टी होता है। जो नहीं पढ़ता है उसका लाइफ क्या होता है? एम्प्टी होता है। देख लिए, रिच, रिच का अर्थ होता है वेल्दी, वेल ऑफ, ये सब होता है। ठीक है ना? ये इसको देख लीजिएगा। लकी मतलब होता है सौभाग्यशाली, पुअर मतलब होता है गरीब होता है। ये सब देख लीजिए, साइनो सब का देख लीजिएगा। ये सब आपको हम साइनो लिख दिए, और ये सब इसलिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ये एफ्लुएंट वगैरह देखिए, रिच का जो ये एफ्लुएंट होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसको आप, डेस्टिट्यूट भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए, डैश गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, कह रहा है यह हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर देता है। डैश क्या चीज देता है? तो शुरू से देखिए किस चीज के बारे में बात हो रही है? पढ़ने के बारे में बात हो रही है। शुरू से क्या बात हो रही है? पर जो आदमी पढ़ता है उसके साथ ऐसा होता है, वो अमीर होता है। जो आदमी नहीं पढ़ता है वो गरीब होता है, उसका लाइफ एम्प्टी होता है। तो पूरा का पूरा पैसेज देखिए, पढ़ने के बारे में बात हो रही है। तो क्या चीज देता है? क्या चीज देगा? हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। शुरू में कहा जा रहा है कि जो पढ़ने की आदत होती है वो सोर्स ऑफ प्लेजर उसके पास होता है। तो शुरू से देखिए बात हो रही है किस चीज की? पढ़ने की बात हो रही है। तो पढ़ने की बात होगी तो एक ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? रीडिंग। रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, कह रहा है कि जो पढ़ता है वो हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर ग्रहण करता है, यानी उसको मिलता है। राइटिंग की बात ही नहीं हो रही है, स्पीकिंग की बात ही नहीं हो रही है, लिसनिंग की बात ही नहीं हो रही है, पूरे पैसेज में पढ़ने की बात हो रही है। तो जो आदमी पढ़ता है वो, उसको मिलता है क्या? हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, बहुत ही आनंद मिलता है। बचपन में हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग नंदन पढ़ा करते थे। आप लोग को पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं। नंदन पढ़ते थे, चंपक पढ़ते थे, और बहुत मजा आता था। ठीक है ना? कॉमिक्स भी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग नहीं पढ़े होंगे कॉमिक्स वगैरह। नागराज का कॉमिक्स, सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक्स, चाचा चौधरी का कॉमिक्स, ये सब हम लोग बहुत पढ़े हैं। मोटू पतलू का कॉमिक्स। अभी देखिए टीवी पर एक सीरियल देता है, सीरियल का कार्टून रहता है मोटू पतलू का, उसका पहले कॉमिक्स आता था, अब उसको कार्टून में चेंज कर दिया गया है मोटू पतलू के बारे में। ठीक है? तो ये सब हम लोग अपने बचपन में पढ़े हैं। नंदन वगैरह तो खूब पढ़े हुए हैं। आप लोग भरे नहीं पढ़े? नंदन, चंपक, बालहंस, ये सब हम लोग खूब पढ़े हुए हैं, और बहुत मजा आता था, पढ़ के बहुत मजा आता था। ठीक है? तो पढ़ने से क्या होता था? मजा आता था। ये वही सब चीज है। प्लेजर मतलब आनंद होता है, ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए, कह रहा कि व्हेन वी आर डैश, कह रहा कि जब हम लोग डैश होते हैं, इट इज अ हेल्दी रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का अर्थ होता है मनोरंजन। ठीक है ना? कह रहा कि जब हम लोग डैश होते हैं तो इट इज हेल्दी, यस हेल्दी मनोरंजन होता है। क्या चीज हेल्दी मनोरंजन होता है? तो पढ़ना मनोरंजन है। इट आया है किसके लिए? पढ़ने के लिए। और कब? व्हेन वी आर डैश, जब हम लोग डैश होते हैं,
तब यह हेल्दी मनोरंजन होता है। अब बताइए मनोरंजन की जरूरत हमको कब होती है? ठीक है, जब हम लोग कमजोर होते हैं तब मनोरंजन की जरूरत होती है, फ्रेश जब रहते हैं तब तो मनोरंजन की जरूरत होती ही नहीं है, ये तो अलग सी बात है, ये तो गलत ही हो गया। वीक, जब हम लोग सिक होते हैं यानी बीमार होते हैं तब हमको मनोरंजन की जरूरत होती है, या जब हम लोग टायर्ड होते हैं, थके होते हैं, तब मनोरंजन की जरूरत होती है। तो आप गौर कीजिएगा, ये डे टू डे लाइफ की बात है। सप्ताह में आप 5 दिन काम कीजिए, तो वीकेंड में आदमी क्या करता है? मनोरंजन करता है, घूमने चला जाता है, मूवी देखने जाता है वीकेंड में, सैटरडे संडे को। क्यों? क्योंकि 5 दिन तक वह काम करके क्या होता है? थक जाता है। तब अंतिम में जो वीकेंड होता है उसमें वो क्या करता है? एंटरटेन करता है, अपने आप को मनोरंजन करता है। तो जब हम थके रहते हैं तब हमको मनोरंजन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? टायर्ड। When we are tired, कह रहा है कि जब हम थके होते हैं तब इट इज अ हेल्दी रिक्रिएशन, यह बहुत ही हेल्दी मनोरंजन है। टू लूज डैश इन द कंपनी ऑफ बुक्स, किताब के संगत में डैश करने का बहुत अच्छा क्या होता है? मनोरंजन होता है। अब इस ऑप्शन देखिए, सबका सब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। इस ऑप्शन में यहाँ 10 में सबका सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वी लिखा हुआ है। तो वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ हो जाएगा। बस एक ही यही होगा। तो ये आपका आज का क्लोज टेस्ट था। इसको एक बार और देखिएगा। देखिए हम लोग पूरे डिटेल में पढ़े हैं, ऐसा नहीं है केवल ऊपर ऊपर पढ़ के हम लोग खत्म कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसको पूरे डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में 4-5 क्लोज टेस्ट, 5 क्लोज टेस्ट एक ही दिन में खत्म कर दिए। जब भी कभी भी एक दिन में 4-5 क्लोज टेस्ट कीजिएगा तो डिटेल में आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। एक क्लोज टेस्ट करेंगे लेकिन उसको इस तरह से करेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, सारा का सारा सब चीज को मथ देना है, सारा क्रीम निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आपका एक क्लोज टेस्ट था और इसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। इसको आप एक बार और जाकर आप घर पर देखिएगा, ठीक है ना। और देखिए हम लोग इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन फिर दूसरा क्लोज टेस्ट लेकर आएंगे। और तब तक के लिए ओके बाय। आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं।